तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम एक और स्टॉक एनालिसिस लेके आ गए हैं। और इस बार जो स्टॉक है उसकी खास बात है कि ये स्टॉक में प्रमोटर होल्डिंग 33% है, बट वहीं पे एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग 15% से ज़्यादा है ईच। एफआईआईज भी 15% से ज़्यादा होल्ड करते हैं और डीआईआईज भी 15% से ज़्यादा होल्ड करते हैं। और वहीं अगर मैं एक और बात बताऊं आपको, कंपनी के टोटल आउटपुट में से 48% एक्सपोर्ट होता है, और जिससे पता लगता है कंपनी इस पे डॉलर रेवेन्यू आता है। और जैसे आप देख सकते हैं आजकल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कंपनी उसको भी बीट करती है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, और कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर 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 लीजिए। सो लेट्स बिगिन। तो आज के स्टॉक का नाम है टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड। और अगर हम बिजनेस ओवरव्यू की बात करें, कंपनी का कारोबार कैपिटल गुड्स में है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। और अगर मैं थोड़ा और ढंग से बताऊं तो कंपनी मोटर्स बनाती है, जनरेटर्स बनाती है। और कंपनी की मार्केट कैप में आए तो कंपनी की मार्केट कैप 6,000 करोड़ है, जो कि इसे एक मिड कैप बनाती है। और मैं आपको दो फैक्ट्स बताता हूँ कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कंपनी में एफआईआईज और डीआईआईज की होल्डिंग 15% से ज़्यादा है ईच, जो एक सिक्योरिटी नेट दे देती है किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को। और कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ऑफ एसी जनरेटर्स। एसी जनरेटर्स आपका एयर कंडीशनर नहीं है। एसी मतलब होता है ऑल्टरनेट करंट, एक तरीके का जनरेटर। तो उसकी इंडिया में लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो कंपनी अप्रैल 1999 में शुरू हुई थी। इनकी टेक्नोलॉजी टोक्यो डेंकी जापान से आई है। और कंपनी ने सबसे पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 2001 में इस्टेब्लिश करी थी बैंगलोर में। और कंपनी का सबसे पहला आईपीओ अगस्त 2011 में आया था, जहां पे उन्होंने 227 करोड़ रेज करने की मांग करी थी। और वहीं आप ये देख सकते हैं 2011 की बात है ये। 2011 में 227 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है, ये चीज़ ध्यान रखिए। और वहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हुआ था ये शेयर 2.92 टाइम्स। अगर हम मोटा मोटा बोले तो 3 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गई थी ये कंपनी। 2016 से 17 में कंपनीज ने काफ़ी कॉन्टिनेंट्स में एक्सपेंशन करा है। अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, काफ़ी दूसरी कंट्रीज भी, टर्की, केन्या, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ भी कंपनी ने अपना एक्सपेंशन करा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो चेयरमैन है मोहिब एन करीचा, और एमडी है निखिल कुमार, और वहीं हितोशी मात्सुओ इनके फाउंडिंग प्रमोटर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। लोकेशंस की बात करें तो कंपनी का मेन हेडक्वार्टर बैंगलोर दवासपेट में है। और ऑफिसेस इनके कई सारे हैं, बट मेन मेन ऑफिसेस मैं आपको बता देता हूँ। पहला जर्मनी में, दूसरा यूएस में, तीसरा जापान में। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी इनकी बहुत हैं, बैंगलोर में, इस्तांबुल में। और अगर अभी आपको लग रहा होगा कि सिर्फ दो जगह मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ क्यों हैं, तो मैं आपको ढंग से बताऊं कि मानिए कि बैंगलोर है। बैंगलोर में इनने 1 एकड़ ऑफ लैंड है। वहाँ पे इनका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तीन, और ऐसे चार। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इनके चार नहीं हैं, बट ऐसे करके इनके बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहाँ पे। तो इसलिए दो जगहें हैं जहाँ पे इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने बताया, कंपनी एक्सपोर्ट सेंट्रिक हो रही है धीरे धीरे। तो कंपनी ने 6,000 से ज़्यादा जनरेटर्स इंस्टॉल कर दिए हैं 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पाई चार्ट है जो मैंने कंपनी के लेटेस्ट कॉन कॉल से निकाला था। तो आप देख सकते हैं कंपनी का एक्सपोर्ट कितना है, 48.6। बहुत बड़ा नंबर होता है किसी भी कंपनी के लिए। और वहीं 25.5% ये हमारी इंडियन रेलवेज की हैं। इंडियन रेलवेज के वहाँ जनरेटर्स, टर्बाइंस, मोटर्स जो लगती हैं, 25% इंडियन रेलवेज के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है। और वहीं नॉर्मल
24% इनका डोमेस्टिक के लिए है और 1% 0.2% इनके स्पेयर आफ्टर मार्केट वो सब के लिए है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्टरल एनालिसिस करें तो कंपनी ने बताया है डिमांड ऑफ ऑयल एंड गैस या डेटा सेंटर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिमांड ऑफ पावर प्लांट्स, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ड्राइव करती है इनके प्राइजेस को। क्योंकि आप देख सकते हैं ऑयल गैसेस में टर्बाइंस यूज़ होते हैं, इंजन्स मोटर्स यूज़ होते हैं। डेटा सेंटर्स में भी बहुत ज़्यादा हैवी मोटर्स इंजन्स यूज़ होते हैं उनको 24/7 रन करने में। पावर प्लांट्स का तो आपको पता है। और वहीं कंपनी ने बताया है वियतनाम नेपाल करेंटली इनकी मेन मार्केट है, ये बल्क्स में बनाती हैं, तो जिसके कारण वो प्राइजेस भी बहुत नीचे ला सकती हैं। और अभी करेंटली इंडिया में एक स्मॉल हाइड्रो मार्केट अभी शुरू हुआ है, अभी बहुत इनिशियल फेज में है वो, तो अभी हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वहाँ से। और कंपनी ने ये बताया है कि उनका टर्की में जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो प्रोडक्शन यूनिट है, वो काफ़ी ज़्यादा एक डाउन ट्रेंड वहाँ पे फील कर सकती है। बहुत सारे रीजंस हैं, हाई इन्फ्लेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करेंसी डेप्रिसिएशन और भी काफ़ी रीजंस हैं जिसके कारण टर्की में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अभी पॉज कर दिया गया है और वो वापस रिज्यूम होगा अनटिल अनलेस जब तक टर्की के हालात सुधरते नहीं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न जिसकी मेन बात थी, तो प्रमोटर्स आप देख सकते हैं 34.3 है और वहीं FII 17.8%, DII 26.9%, रिटेल होल्डिंग भी है 21% जो कि नॉर्मल है काफ़ी। और अगर हम DIS की बात करें तो इसके अंदर निपॉन, आदित्य बिरला, HDFC, LIC, इतने बड़े बड़े नाम हैं इस स्टॉक के अंदर, तो आप देख सकते हैं कंपनी। और इन बड़े बड़ी म्यूचुअल फंड्स को एज ए सिक्योरिटी नेट आप यूज़ कर सकते हैं कि जब ये सारे म्यूचुअल फंड्स ये कंपनी लीव करे आप तब लीव करें। और अगर हम FIIs की बात करें तो वहाँ भी बहुत बड़े बड़े फंड्स हैं, जैसे मैथ्यू इंडिया हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल्स, हम PE में आते हैं। अगर हम करेंट बात करें, करंट PE क्या चल रहा है, तो 90 के आसपास PE चल रहा है और वहीं TD पावर का PE है 42.4, जो कि करंट PE से कम है, अच्छी बात है। और इंडस्ट्री का एवरेज PE 63.5 के आसपास है। हमने ये एवरेज PE कैसे निकाला, टॉप 10 कंपनीज के लास्ट 10 से 15 साल हमने लिए, उसका एवरेज निकाला है। तो वैसे हमने एक इंडस्ट्री एवरेज हमें मिला है। इस सेक्टर में मेनली PE काफ़ी हाई रहते हैं। हाई होने के बहुत सारे रीजंस हैं, इनके पास ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, एनर्जी रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है और इन्वेस्टर्स भी ऐसे सेक्टर में प्रीमियम पे करने में ज़्यादा सोचते नहीं हैं क्योंकि ये सेक्टर हमेशा ट्रेंड में रहता है। और वहीं अगर हम डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ठीक ठाक डिविडेंड दे देती है। अगर हम कोविड से बात की बात करें तो कंपनी ऑन एवरेज 25 तक का एक डिविडेंड दे रही है मोटा मोटा। बट मेनली ये कंपनी डिविडेंड से आप डिविडेंड एप्रिसिएशन के लिए नहीं है, आप ये कंपनी डिविडेंड के लिए नहीं ले रहे हैं, आप ये कंपनी कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए ले रहे हैं, तो कंपनी एप्ट है उसके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। EPS की बात करें तो EPS 2020-19 से कोविड ईयर्स के बाद देखे तो अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। हालांकि 2021 में 1 हुआ है, माफ कीजिएगा, 2021 में 1 है, 2022 में 3 है और 2023 में 5 पहुंच गया, 2024 में 7 और करेंटली अभी 9 के आसपास है। तो EPS काफ़ी अच्छा है, स्टेडी है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर हम डेट टू एसेट की बात करें कि अगर कल को कंपनी बंद होने को आ गई और उन्हें अपना कर्जा पे करना है, तो आप यहाँ डेट्स देख सकते हैं और यहाँ पे एसेट्स देख सकते हैं। और अगर हम डेट टू एसेट एक रेशियो देखें तो 0.3 है, जो कि एक बहुत लो रिस्क होता है। और अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी कंपनी का डेट टू एसेट रेशियो देखने का, अगर वो 1 से ज़्यादा है, किसी कंपनी का, माफ़ कीजिएगा, किसी कंपनी का डेट टू एसेट रेशियो 1 से कम है तो कंपनी में नॉर्मल रिस्क है।
किसी कंपनी का डेट टू एसेट रेशियो 1 से ज़्यादा है तो उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। उस कंपनी में कर्जे बहुत ज़्यादा हैं, वो पे नहीं कर सकता अगर कल को इंसॉल्वेंसी आ गई कंपनी में तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पीबीटी की बात करें, पीबीटी मुझे काफ़ी अच्छा फैक्टर लगता है किसी भी कंपनी को एनालाइज करने में कि ये डायरेक्ट प्रॉफिट इन हैंड बताता है हमें। पीबीटी मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स कटने से पहले जो प्रॉफिट है। तो आप यहाँ 2021 से 2024 तक का प्रॉफिट देखिए, यहाँ 5 है 2021 में, फिर 2022 में 9 हो गया, 2023 में 11 हो गया है और 2024 में 16 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट कैसे कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। और ये तो मैंने आपको पिछले 4 साल का दिखा दिया। आप चाहो तो screener.com में भी जाके आप देख सकते हो, प्रॉफिट्स कंसिस्टेंटली ग्रो मोड में है। आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा एक लास्ट इनकी कॉन कॉल हुई थी फरवरी में, तो वहाँ पे इनने अपने टोटल रेवेन्यू, एबिडा मार्जिन्स, पैट मार्जिन्स दिखाए हैं। ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए लगा दिया है, आपको पता लग जाएगा कि कंपनी देखी कैसे ग्रोथ ग्रोथ दिख रही है कंपनी में। एबिडा हो गया, ये पैट हो गया, आप ग्रोथ देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम देखें तो 2021 में हम एक डिप देख सकते हैं, बट वो डिप 2023-24 आते आते कंपनी ने वो डिप रिकवर कर लिया है, तो उसकी कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें, -24 है कौन से साल में, 2024 के। तो इसका मतलब है कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, एसेट्स परचेज कर रही है, तो अच्छी बात है। और अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देखें तो 2023 में इनका काफ़ी अच्छा आउटफ्लो देखा था हमने। आउटफ्लो अच्छा नहीं होता, बट इन्होंने डेट्स पे करने के लिए यूज़ करा था, बोरिंग्स हटाने के लिए यूज़ करा था, तो अच्छी बात थी कंपनी के लिए। और वहीं उसके बाद से कंपनी ने डेट्स रिड्यूस कर दिए उस साल के बाद से, और इनकी बैलेंस शीट भी बहुत क्लीन हो गई है। और कोई इनने नया डेट या कोई एक फंड रेजिंग राउंड नहीं निकाला है उसके बाद से, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी हमें ये इंडिकेशन देना चाहती है कि वो अब सेल्फ सस्टेनिंग मोड में जा रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पीयर्स की बात करें तो पीयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं इस सेक्टर में। हमने टॉप 5 कंपनीज ली हैं, एबीबी, सीमेंस, सीजी पावर, बेल और सुज़लॉन। अब हम इनसे कंपेयर करेंगे कि हमारा स्टॉक इनसे अच्छा क्यों है। अगर हम सुज़लॉन देखें तो उसका करंट प्राइस 53 है, बट प्रमोटर होल्डिंग देखें तो 13% है। और सुज़लॉन भी बहुत चला था 2-3 साल पहले, जितना चलना था उसको चल गया। अब वो मेरे हिसाब से अब तो और उसमें कुछ फ्यूल नहीं है, वो नहीं चलना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक बार इक्विटी साइज पे भी आप नज़र रखिए। तो हम बेल पे आते हैं, तो सुज़लॉन इसलिए हमने यहाँ कैंसिल कर दिया। और वहीं अगर हम अब बेल पे आते हैं तो अब बेल का आप देख सकते हैं, बेल का भी इक्विटी साइज, माफ कीजिएगा, बेल का इक्विटी साइज भी काफ़ी ज़्यादा है। मोस्टली 5-4 साल में एक बार चल जाएगा, फिर कंसोलिडेशन पीरियड में चला जाता है वो। इसलिए भेल भी हमने यहाँ चूज इस रीज़न से नहीं करा है। और वहीं अगर हम सीजी पावर की बात करें, करेंट मार्केट प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी सही है कंपनी की। तो सीजी पावर में भी मैं एक सेपरेट वीडियो निकालने वाला हूँ। और वहीं अगर हम एबीबी सीमेंस की बात करें तो हम कंपेयर नहीं कर सकते अपने स्टॉक को एबीबी सीमेंस से, क्योंकि ये ए ग्रेड स्टॉक्स हैं। एबीबी सीमेंस को ए ग्रेड स्टॉक्स बोलते हैं, जनरेशनल होल्डिंग के लिए होते हैं। ये हम कैपिटल एप्रिसिएशन तो होती है, बट एबीबी सीमेंस बहुत बड़े स्टॉक्स हैं, हम अपने स्टॉक्स को इनसे कंपेयर नहीं कर सकते। और मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊं, अगर मेरे पास 10 लाख होते और ऑप्शन होता कि मैं 10 लाख एबीबी में डालूं या सीमेंस में, अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप टीडी पावर जो स्टॉक का एनालिसिस है, मैं उसमें डालता। बट वहीं अगर हमें सेफ्टी चाहिए तो एबीबी सीमेंस से बढ़िया कुछ नहीं है इस सेक्टर में। अब हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट है हमारा कॉन कॉल जो इनकी हुई थी फरवरी 2025 में। इनका फाइनल आउटलुक आया था कि इस साल वो 13.25 बिलियन के आसपास करने वाले हैं इनका इनका टोटल आउटपुट।
और बाय 2026 इनने 15 बिलियन तक का टारगेट रखा है। और वहीं 48% जो एक्सपोर्ट इनका शुरू हुआ है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और कंपनी थर्ड प्लांट सेटअप करने जा रही है बाय 2026, जो कि एक अच्छी बात है। उनकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी और बहुत ग्रोथ भी मिलेगी कंपनी को। और वहीं कंपनी 18 बिलियन का एक ओवरऑल कैपेसिटी एक्सपेंशन करेगी, जहां कंपनी का मानना है उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और उनका आउटपुट भी इंक्रीज होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। और वीडियो ख़त्म होने से पहले, कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर 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 लीजिए। एंड थैंक यू फॉर द वीडियो।